अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में सिंध एमडी कैट 2025 का जो आज पेपर हुआ है उसकी केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो सक्कर आईबीए ने एमडी कैट लिया है और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आए हैं। यकीनन जो बच्चों ने टेस्ट दे दिया है तो वो भी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं कि आइदर के उन्होंने आंसर्स को ठीक मार्क आउट किया है कि नहीं किया है। वैसे तो आंसर की आ चुकी है, या फिर जो तमाम स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर 2026 में एमडी कैट देंगे उनके लिए भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये। चूँकि जब भी कोई एमडी कैट का टेस्ट होता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसके जो कीज़ हैं वो अपलोड करूँ या उसके सॉल्यूशन कंप्लीट अपलोड करूँ। ठीक है, तो 180 MCQs इसके अंदर है, जिसमें से मैं सबसे पहले केमिस्ट्री के पोर्शन की तरफ आऊँगा। तो ये तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर केमिस्ट्री या पार्ट 2 केमिस्ट्री हमारे पास आ गया। क्वेश्चन 82 से लेकर ये 126 तक है। इसको यहाँ पर इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूँगा, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी। तो अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, वो जिन्होंने टेस्ट दे दिया है वो भी है, जो आगे टेस्ट देंगे उनके लिए भी, ताकि उनको पता लग जाए कि किस तरह के उन्होंने जो है वो आंसर्स थे इसके अंदर या किस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 82 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल हमारे पास है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर -26.4 किलो कैलोरी एंड -94 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली। द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ विल बी डैश। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तो इस मीन्स कि C+O2 अगर हम C+O2 करते हैं तो ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, और यहाँ हाफ लगा के हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा HF जो हमारे पास यहाँ पर इसकी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज -26.4 किलो कैलोरी। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज C+O2 इसकी हमारे पास कितनी आ रही है, दिस इज इसकी आ रही है हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन -94 किलो कैलोरी रेस्पेक्टिवली। तो क्या कह रहे हैं, द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ कंबस्शन आपको बतानी है। इट मीन्स कि हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें क्या होगा हमारे पास कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो इसी सेम इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। हम इसको रिवर्स में यूज़ करते हैं, लाइक इस तरह से करते हैं कि C+O2 ये तो हमारे पास CO2 बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये हो गया C+12O2 और ये हमारे पास CO बन गया। तो पहला तो डेल्टा H हमारे पास आ गया, डेल्टा HF आ गया, ये आ गया -94 किलो कैलोरी। सेकंड हमारे पास जो हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गई, दिस इज -26.4 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको माइनस सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो साइन नेगेटिव का आ जाएगा यहाँ पर। तो कार्बन से कार्बन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो CO माइनस के इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो CO प्लस। अब 1O2 में से हाफ O2 निकाल जो है वो 1 में से हाफ माइनस करेंगे O2 तो हाफ बचेगा, तो CO प्लस हाफ O2। और ये हमारे पास क्या बन गया, दिस विल बी फॉर्मिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो डेल्टा H हमारे पास जो यहाँ पर आएगा हीट ऑफ कंबस्शन दैट इज माइनस का 67.6 किलो कैलोरी। तो बेटा हमारे पास इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, माइनस का 67.6 किलो कैलोरी। सो यू कैन सी के हाउ आई सॉल्व दिस। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन 83 है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज डैश। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के रेट, तो अल्कोहल होता है हमारे पास ROH और उसकी डिहाइड्रेशन करनी है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर करनी है। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि जो रिएक्शन हमारे पास होता है अल्कोहल का, इसमें हमारे पास ROH इस तरह से जब बॉन्ड होता है, इसमें
ओ एच ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है, दोनों तरह के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट आती है। लेकिन जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि 3 डिग्री वाला जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव वाला होता है 1 डिग्री से। तो ये हमारे पास इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टर्शरी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी से। क्वेश्चन 84 है विच ऑफ द फॉर विच रिएक्शन डज द वैल्यू ऑफ के सी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब किस में के सी की वैल्यू इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ जो है वो बढ़ेगी। तो बेटा देखो के सी की वैल्यू इंक्रीज इन टेम्परेचर से कब होती है, जब हमारे पास रिएक्शन कैसा होता है, जब रिएक्शन हमारे पास होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर के सी इंक्रीज होता है। अब देखो पहला वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता चूंकि फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है, चूंकि कंबस्टन है यहाँ पर मीथेन की, सेकंड भी नहीं हो सकता बिकॉज ये न्यूट्रलाइजेशन है, दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक। थर्ड हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस का रिएक्शन है कॉन्टैक्ट टावर का, दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक। बस जो चौथा रिएक्शन है दिस इज एंडोथर्मिक। तो इसमें क्या होगा हमारे पास के जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्यूसी की वैल्यू हमारी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 85, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी विल बी डैश। तो बॉन्ड एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, हमें पता है कि जो बॉन्ड एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जितनी कम बॉन्ड लेंथ होती है उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी हमारे पास आ गई यहाँ पर HCl की, उससे ज़्यादा इस HCl से ज़्यादा होगी HBr की, और HBr की ज़्यादा होगी किससे भाई HI से। तो HCl यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रखेगा, उसके बाद HBr फिर HI। नंबर 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वॉलेटाइल। इसमें सबसे कम वॉलेटाइल कौन है। तो वी लीस्ट वॉलेटाइल कह रहे हैं, सबसे कम वॉलेटाइल से मुराद ये है कि जो सबसे ज़्यादा विस्कस होगा, जिसकी रेट ऑफ एवेपोरेशन सबसे कम होगी। तो लीस्ट वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब हो गया दैट इज लोएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब जो सबसे स्लोली एवेपोरेट करेगा। तो इन तमाम में से जो है वो ग्लिसरॉल सबसे ज़्यादा स्लोली हमारे पास एवेपोरेट करेगा बिकॉज इसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास मौजूद होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि ग्लिसरॉल में है दैट्स वाई लीस्ट वॉलेटाइल है। उसके बाद क्वेश्चन 87 है आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड दिस इज डैश। तो कंडेंस स्ट्रक्चर इसको ओपन कर देते हैं, CH3 आ गया, देन CH2 3 बार, फिर CH है और CH3 2 बार। तो ये नाम बड़ा सिंपल हो गया, दिस इज 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्सेन हो गया ये हमारे पास। ओके अगेन CH3 फिर CH2 1 2 3 बार, फिर CH फिर एक 1 2 3 4 5 6। तो दोबारा से मैं देख लेता हूँ, दिस इज CH3 ओके, CH2 ट्वाइस थ्राइस 1 2 3, फिर CH है फिर CH3 थ्राइस। नंबरिंग करेंगे यहाँ से तो दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हमारा हुआ 2 मिथाइल हेक्सेन हुआ ना ये हमारे पास। तो यहाँ तो 2 मिथाइल हेक्सेन का ही लिखा हुआ नहीं, आई डोंट नो कि ये क्या पता टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो पेपर को लिखने में। तो यहाँ 2 मिथाइल हेक्सेन होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें कि उसमें क्या चीज़ थी। करेक्ट आंसर तो ये 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। या तो फिर यहाँ तो स्ट्रक्चर यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है, एक कार्बन यहाँ पर शायद कम है, तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, आप चेक कर लीजिएगा अपने तौर पे। 88 है आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड दिस इज डैश। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ एक तरफ हमारे पास CH3 है और एक तरफ C2H5 मतलब CH2 CH3 है। नंबरिंग 1 2 1 2 3, तो यहां से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मिथाइल 2 पेंटीन।
दिस इज 3 मिथाइल, अगेन लेट मी चेक, CH3, CH डबल बॉन्ड कार्बन, फिर एक तरफ CH3, फिर CH2 CH3। मैं उसको चेक करके फिर आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। यस बेटा, तो ये 87 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर CH3 नहीं था, यहाँ पर दिस विल बी 4। अब ये 4 होगा तो दैट सी बात है कि एक कार्बन यहाँ बढ़ जाएगा, दैट्स वाई ये हेप्टेन ही हमारे पास जो है वो करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। और 88 जो क्वेश्चन है उसमें भी ये मिस्टेक यहाँ पर है कि दैट इज, ये स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बना हुआ था बल्कि इस तरह से बना हुआ था, C2H5 देन CH देन डबल बॉन्ड कार्बन देन C3H7 देन C2H5। दिस इज हाउ इट वाज मेड। तो इसको दोबारा से मुझे बनाना पड़ेगा अगेन। तो अब इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। अब C2H5 से मुराद होगी दैट इज CH3CH2 देन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ C3H7 और C2H5। तो एक तरफ तो हमने C2H5 लगा दिया और C3H7 को हमने CH2CH2CH3 करके ओपन कर लिया। नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 कहीं से भी हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कर लिया। दिस इज 4 इथाइल, उसके बाद 3 हेप्टेन। तो ये 4 इथाइल 3 हेप्टेन हो गया हमारे पास, या 4 इथाइल हेप 3 इन हो गया। 4 इथाइल हेप्ट 3 इन, ओके। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन 88 का। उसके बाद क्वेश्चन 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर शेप्स। किस मॉलिक्यूल के सिमिलर मॉलिक्यूलर शेप्स होंगे हमारे पास। अब अमोनिया का पिरामिडल है AlCl3, नहीं AlCl3 हमारे पास ट्राइगोनल होगा, तो ए तो नहीं है। बी है BCl3, ये तो ट्राइगोनल होगा, अमोनिया पिरामिडल है, ये भी नहीं है। AlCl3 PCl3, PCl3 पिरामिडल होगा, AlCl3 ट्राइगोनल होगा, सी भी नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गई कि ना। यस, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि H2O और SnCl2 इन दोनों का शेप हमारे पास कैसा होगा, दिस विल बी एंगुलर या बेंट शेप दोनों का होगा। क्वेश्चन 90 है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स A and B आर 1.20 and 4.0 रेस्पेक्टिवली, द परसेंट आयनिक कैरेक्टर विल बी डैश। कह रहे हैं कि A and B दो हमारे पास जो है वो एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको गिवन की गई है, तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना होगा। अच्छा देखिए, अब सबसे पहले क्या करें कि 4 को अगर हम माइनस करते हैं 1.20 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 2.8। नॉर्मली हमें क्या होता है कि हमें पता होता है कि 2.1 जब आ जाता है ना, तो ये हमारे पास 50% आयनिक कैरेक्टर हो जाता है। मतलब आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है, 50% पे प्लस होना शुरू हो जाता है 2.1 के आगे से। ठीक है, तो अब ये तो 2.8 काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें हमारे पास ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 73% इसका आयनिक कैरेक्टर होगा। तो ये डायरेक्टली हम इसको बाय अवर लॉजिक हम इसको बता सकते हैं इसका आंसर। 91 है, फिनॉल डिफर्स फ्रॉम इथेनॉल बिकॉज डैश। फिनॉल क्यों डिफर होता है इथेनॉल से, बिकॉज बी ऑप्शन होगा इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस। चूंकि फिनॉल इस तरह से इथेनॉल से अलग होता है, चूंकि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। अब अल्कोहल में इथेनॉल में तो क्या होता है कि C2H5OH है। अब जब ये हमारे पास इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ईथोक्साइड हमारे पास अलग हो जाता है आइन, और H+ अलग हो जाता है, तो ये स्टेबल हमारे पास काफ़ी अनस्टेबल एनाइन हमारे पास जनरेट होता है। लेकिन अगर हम फिनॉल लेते हैं C6H5OH और इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास फिनॉक्साइड आइन जनरेट करता है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है अपने रेजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से ये एक स्टेबल एनाइन होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बेस बना पाता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड हो पाता है, सॉरी। 92 है, विच रिएजेंट एंड कंडीशन आर यूज टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन शोन टोलुइन टू पी क्लोरोटोलुइन।
टोलुइन को पी क्लोरोटोलुइन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए टोलुइन हमारे पास क्या है, बेंजीन हमने लिया, CH3 लगा दिया, दिस इज कॉल्ड टोलुइन। इसको पैरा क्लोरोटोलुइन में कन्वर्ट करना है हमें, तो क्लोरिनेशन करनी पड़ेगी उसकी, चूंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो Cl2 यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जैसे AlCl3 वगैरह। तो क्या होगा, हमारे पास दो कंपाउंड बनेगा, एक तो हमारे पास Cl ऑर्थो पर अटैच हो जाएगा और एक Cl हमारे पास इसके अंदर जो है वो पैरा पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Cl2 लेविस एसिड के प्रेजेंस में हुआ, तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 आंसर हो जाएगा हमारे पास करेक्ट। 93 है, व्हाट इज 50% ईल्ड। तो यहाँ पर ये 50% ईल्ड नहीं, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था। सवाल है व्हाट इज ईल्ड व्हेन एक्चुअल ईल्ड एंड थ्योरेटिकल ईल्ड आर 2 ग्राम एंड 4 ग्राम रेस्पेक्टिवली। तो अब देखिए हमारे पास परसेंटेज ईल्ड का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज ईल्ड आपको निकालना है, जबकि एक्चुअल ईल्ड 2 है, थ्योरेटिकल ईल्ड 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 2/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ गया दिस विल बी 50%। तो 50% इसका आंसर आ गया, दैट सिंपल। क्वेश्चन 94 है, IUPAC नेम ऑफ CHCl3 इज डैश। CHCl3 का IUPAC नेम हो जाएगा हमारे पास क्लोरोमीथेन। अब देखें ये चेंज आ गया दोबारा से 94 में। अच्छा, असल में ये तो था ही नहीं। असल जो सवाल यहाँ पर इधर पर है, दैट इज CH उसके बाद Cl, इस तरह से बना हुआ है। CHCCl मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, मतलब दो कार्बन है ना, CHCCl। ओके, एक कार्बन है उस, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका मतलब इस तरह से यही हो गया, या CHCCl। अब ये CHCCl का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, चले कार्बन लगाते हैं, इसमें एक Cl तो हम लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अच्छा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ये माइट बी पॉसिबल, या CH कार्बन या CHCCl, इसी को हम कहेंगे, ठीक है। तो इसका अलग असल आंसर इसको चारों ही नहीं है, उसके अंदर है, दिस विल बी क्लोरो इथाइन। एक आंसर यहाँ पर हमारे पास था इसके अंदर, ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन में, ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्लोरो इथाइन। तो ये स्ट्रक्चर इसका सही जो है ना वो ये है, CHCCl बना हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। 95 द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग RX फॉर SN1 रिएक्शन इज डैश। अब SN1 रिएक्शन के लिए अब आपको पता है कि जो रिएक्टिविटी है वो आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर आयोडाइड। तो सबसे पहले RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव, देन उसके बाद ब्रोमाइड वाला, देन क्लोराइड वाला, देन फ्लोराइड वाला। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग। 96 among the following compounds the most susceptible to nucleophilic attack on carbonyl atom is dash। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो कार्बोनाइल एटम पर जो सबसे ज़्यादा इजीली अटैक हो पाता है कार्बोनाइल कार्बन पे, वो किस पे हो पाता है भाई, असाइल हैलाइड पे, RC डबल बॉन्ड OX पर। तो जो असाइल हैलाइड होते हैं ये सबसे इजी सोर्स होते हैं जिस पर क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइलिक अटैक करते हैं इनके कार्बोनाइल कार्बन पे। तो यहाँ असाइल हैलाइड मौजूद है, ए ऑप्शन, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट पैरामैग्नेटिक। पूछ रहे हैं कि बताएं इनमें सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक हमारे पास कौन होगा। पैरामैग्नेटिज्म का ताल्लुक किस चीज़ से होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे उतने ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म आपके पास आएगी। अब टाइटेनियम की बात करते हैं तो वैसे तो हमें बनाना पड़ेगा कि साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फी कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक। अब दिस इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30।
तो ये हमारे पास D1 आ गया, दिस इज D2, D3, D4, बल्कि ये D5 हो गया, फिर D5, D6, D7, D8, D10 और फिर D10। अब यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास है? टाइटेनियम एक है हमारे पास, आयरन एक है हमारे पास, क्रोमियम एक है हमारे पास और जिंक हमारे पास। जिंक तो पहले ही हटा दो, ये तो डायमैग्नेटिक नेचर रखेगा। बाकी टाइटेनियम में देखा जाएंगे तो हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम में देखें अगर हम तो इसमें 5 अनपेयर्ड आ रहे हैं। तो क्रोमियम हमारा सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर रखेगा बिकॉज इट कंटेन्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 98 है द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन रिएक्शन इज डैश। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आप एनर्जी डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से कि सबसे पहले तो हमारे पास जैसे कि ये एनर्जी हमारे पास है जो इंक्रीज हो रही है, तो इस तरह से हम एक इस तरह से डायग्राम बनाते हैं ना, ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ पर इधर पर हम लोग लिखते हैं दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो पहले क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यहाँ के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब बन जाए तो उसके बाद एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग। दैट्स वाई भी ऑप्शन होगा इसका। 99 है द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश। मतलब न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर आपको सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा? तो ये तो हमें पता है 0.529 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर मिलेगा। अगर हम इसको पिको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें दैट इज 0.053 नैनोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 100 है द आईयूपीसी नेम ऑफ फिनाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से मुराद तो हमारे पास इथाइन हो गया, दिस इज एसिटाइलिन। विनाइल से मुराद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, ठीक है। नंबरिंग हमने यही सी कर दी 1 2 3 4। ये हो गया ब्यूट 1 इन फिर 3 आइन, तो ब्यूट 1 इन 3 आइन, ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 101 है विच एटम हैज एटलीस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन इन डम्बेल शेप ऑर्बिटल। डम्बेल शेप ऑर्बिटल से मुराद यहाँ पर पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट हमें को ढूंढना है जिसका एक इलेक्ट्रॉन पी में आ जाए। अब देखें हाइड्रोजन का तो जाहिर सी बात है 1s1 सिर्फ एस में आता है, हीलियम 1s2 ये भी सिर्फ एस में आता है, लिथियम 1s2 2s1 ये भी सिर्फ एस में आता है। यहाँ बोरोन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोरोन में क्या होता है 1s2 2s2 और 2p1। तो यहाँ पर पी पर एक इलेक्ट्रॉन इसका मौजूद होता है डम्बेल शेप में। 102 है विच ऑफ द फॉलोइंग एडेसिव इज यूज्ड टू बॉन्ड ब्रोकन पीसेस ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी के ब्रोकन पीसेस को जोड़ने के लिए एडेसिव से ये एमसीक्यूज आया है, तो हम सुपर ग्लू इस्तेमाल करते हैं, एल्फी वगैरह जैसे जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। 103 है द रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन अ डैश। सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो बेंजीन रिंग में क्या होता है? अब देखिए सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 12 होता है बेंजीन में और पाई बॉन्ड 3 होता है, तो 3 1 3 3 4 12, तो 4:1 का रेशियो हमारे पास ही आ गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 104 है विच वन इज एन एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर कौन सा? एडिशन पॉलीमर की पहचान मैंने आपको बताई थी बेटा एप्टीट्यूड के लेक्चर में कि जब भी नाम में पॉली आ जाता है तो वह एडिशन पॉलीमर होता है। तो अच्छा पॉली तो इसमें 2 में आ रहा है, लेकिन ये पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी कहते हैं, ये एडिशन पॉलीमर हमारे पास होता है विनाइल क्लोराइड का, जिससे हम इलेक्ट्रिकल वायर्स की कवरिंग वगैरह बना रहे होते हैं। 105 है when 1 mole of a substance is decomposed preferably as compared to evaporation then decomposition is dash। कह रहे हैं कि अगर एक मोल को सब्सटेंस है जो वेपोराइज होने से पहले डिकम्पोज हो गया, तो डिकम्पोजिशन के पास एनर्जी कैसी होगी? तो ए ऑप्शन होगा लो एनर्जी। लो एनर्जी हुई तभी वो एवोपरेट होने से पहले जो है डिकम्पोज हो गया है। 106 है एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के स्टार्ट पर क्या होता है? एवरेज रेट इज हाई, इंस्टेंटेनियस रेट इज हाई, बोथ रेट स्टार्ट सेम, बोथ रेट स्टार्ट स्लो, नो। क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन बहुत स्पीड में होता है, फास्ट में होता है, आहिस्ते आहिस्ते रिएक्शन की स्पीड डाउन होना शुरू हो जाती है। तो बी ऑप्शन होगा इंस्टेंटेनियस रेट इज हाई। ये जो स्मॉल इंस्टेंट पर जो स्टार्टिंग में जो रिएक्शन का रेट होता है वो हाई होता है। एवरेज रेट तो जाहिर सी बात ओवरऑल एवरेज निकलता है, तो ये थोड़ा सा कम ही होता है इंस्टेंटेनियस से स्टार्ट के वक्त। 107 है विच इज नॉट ट्रू अबाउट बेंजीन। बेंजीन के बारे में क्या बात सही नहीं है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये तो सही बात है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर ये भी सही बात है, चूंकि 1.5 बॉन्ड बनते हैं, 1.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन का। नो एलिमिनेशन रिएक्शन ये भी सही बात है। 6 साइट्स फॉर मोनो सब्सटीट्यूशन,
अच्छा, इसको मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूँ इस एमसीक्यूज को, इसके ऑप्शंस को। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मुझे पता लगी कि 97 जो क्वेश्चन था, इसके ऑप्शंस हमारे पास ये चार नहीं थे भाई, ये सारे, बल्कि ये चार ऑप्शन थे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। ठीक है, तो इसमें बताना था असल में। तो ये तो देखो, ये हमारे पास हो गया 1s2 2s1, ये हो गया 1s2 2s2, ये हो गया हमारे पास दिस इज 1s2 2s2 2p1, और ये हो गया 1s2 2s2 2p2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हमारे पास कार्बन में यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास असल में कार्बन होना चाहिए था, कि डी ऑप्शन। ये 97 के ऑप्शन है असल में, तो वो गलत ऑप्शंस लगे हुए थे इसमें। बाकी ये जो बेंजीन वाला क्वेश्चन था जो भी मैं सॉल्व कर रहा था, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट बेंजीन, तो इसमें यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका ये है 6 साइट्स फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन। चूंकि बेंजीन में 6 साइट्स तो होती है मोनो सब्स्टिट्यूशन की, लेकिन बेंजीन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसी एक पर ही हमारे पास जो है वो अटैक कर रहा होता है। तो ये अजीब सा सवाल है वैसे, ये जो हमारे पास है यहाँ पर। वैसे तो मिसाल के तौर पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो होती है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी होता है बेंजीन का, नो एलिमिनेट रिएक्शन, ये भी ठीक है। बाकी 6 साइट्स फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन, जब हम बेंजीन रिंग लेते हैं तो बेंजीन रिंग में हमारे पास जो है वो ये 6 साइट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 साइट्स पर क्या होती है कि सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन किसी एक ही साइट पर पहले अटैक होता है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन का साइट कोई एक ही होता है, तो इस वजह से मुझे लगता है डी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर इसमें। 108 है, ड्यूरिंग क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनाइल ग्रुप इज रिड्यूस इनटू अल्केन ग्रुप विद डैश। क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक मरकरी का एमलगम का रिएक्शन होता है विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे क्या होता है जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो अल्केन में रिड्यूस हो जाते हैं। क्वेश्चन 109 है, कंसीडर द गिवन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन दिया गया हमें, कह रहे हैं कि इफ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द थियोरेटिकल यील्ड ऑफ अमोनिया एंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास यील्ड दिया गया 51 ग्राम, ये तो हमारा हो गया, दिस इज प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास ये हो गया। सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड हमें बतानी है। तो 56 ग्राम, अच्छा देखिए 28 ग्राम नाइट्रोजन जब हम लेते हैं तो उससे 34 ग्राम अमोनिया हमारे पास बन रहा है। जब 56 ग्राम लेंगे तो कितना बनेगा, इसका डबल हो जाएगा, 68 ग्राम बन जाएगा। तो ऑप्शन, तो थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास जो आगे दिस इज 68 ग्राम। अब ऑप्शन बी या डी तो नहीं हो सकता, या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। और 68 ग्राम बन रहा हमारे पास है, आ रहा है, जबकि 68 के बजाय 50, मतलब थ्योरेटिकल यील्ड ये है। जब प्रैक्टिकली 51 ग्राम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस कम नहीं आ रहा, तो 33% तो परसेंटेज यील्ड नहीं होगी, बल्कि 75% होगी। विदाउट कैलकुलेशन भी हम इसको लॉजिकली बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया 109 का। 110 है, व्हेन SHE हमारे पास होता है, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर जब इसको कनेक्ट किया जा रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ, सॉल्ट ब्रिज के साथ और एक्सटर्नल वायर के साथ, तो क्या होगा। मीन्स के यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमने दो हाफ से ले लिया है, ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है, और मान लेते हैं कि ये हम यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोड्स हमने अटैच कर दिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक हमने बना दिया। मान लेते हैं कि हमारे पास SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अब इस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मूव किधर पे करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कॉपर की तरफ आएगा, तो कॉपर +2 आयंस क्या करेंगे, रिड्यूस होकर कॉपर +2 आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो
फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर की तरफ जाएगा। तो Cu+2 आयन चूंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 111 है द आयनिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग विद द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी इज डैश। देखिए लैटिस एनर्जी आपको पता है कि लैटिस एनर्जी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस। जितने छोटा आयंस होंगे, जितने छोटे आयंस होंगे उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा। इन चारों में से लिथियम फ्लोराइड जो है इसके कैटाइंस एनाइन सबसे स्मॉल होंगे, दैट्स वाई इसकी लैटिस एनर्जी हमारे पास सबसे हाईएस्ट हो गई। उसके बाद क्वेश्चन 112 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव टू बॉन्ड पेयर्स एंड शो लीनियर ज्योमेट्री एक्सेप्ट डैश। सबके पास दो बॉन्ड पेयर है, लीनियर ज्योमेट्री शो करते हैं सवाई डैश के। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ए SnCl2। चूंकि उसकी ज्योमेट्री हमारे पास जो होगी वो कैसी होगी भाई, एंगुलर या बेंट होगी। बाकी ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो लीनियर है 180 डिग्री पर। 113 इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर। अगर आयनाइजेशन एनर्जी किसी एलिमेंट की बहुत ज़्यादा है तो मोर इज इट्स रिड्यूसिंग पावर, नो। मोर इज इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बिल्कुल नहीं, चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत कम हो जाएगी। लेस इज इट्स मेटेलिक कैरेक्टर, ये सी ऑप्शन होगा। चूंकि मेटल जो है ना उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है इट मीन्स कि उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर हो रही है, इट मीन्स कि वो इतना अच्छा मेटल नहीं है, तो लेस इट्स मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा, सी ऑप्शन। 114 है विच कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इन चारों कंपाउंड में हमारे पास जो सी है 2पेंट1ईन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। रीज़न क्या है, देखिए अगर मैं पेंट1ईन को बनाऊं तो टोटल 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, यहाँ डबल बॉन्ड अटैच है। अब देखिए ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गया इधर पर, और यहाँ पर CH2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे ग्रुप्स यहाँ पर सेम एक जैसे लगे हुए हैं। यहाँ 2 ग्रुप है, यहाँ 1 ग्रुप है, तो यहाँ पर कभी भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा। 115 विद द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू प्रोड्यूस 51 ग्राम अमोनिया। अब देखें N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3। 6 ग्राम से हम लोग बनाते हैं 34 ग्राम, तो कह रहे हैं कि 51 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए होगा। तो 6:34 इज इक्वल टू X इज टू 51। तो 6/34 इज इक्वल टू X/51। X बराबर हो गया 6/34 इंटू 51। तो ये 2 3 6 हो गया, 2 1 2 और 2 7 14 हो गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो द आंसर विल बी 9 ग्राम। 9 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद 116 से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स व्हेन फूड एंटर्स इन डैश। प्रोटीन की डाइजेशन कभी स्टार्ट होती है जब फूड आपका स्टमक में दाखिल होता है। तो स्टमक के अंदर फिर आपके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। 117 है सेलेक्ट द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर का स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब हमें STP पूछा जा रहा है, STP की वैल्यू यहाँ पर करेक्ट बतानी है। तो यहाँ STP की जो करेक्ट है, देखो ए ऑप्शन में जब हम आते हैं ना तो 0 ATM तो होगा ही नहीं, पहले ही गलत हो गया। बी है 762 तो है लेकिन ये 225 डिग्री सेल्सियस नहीं है। C 2 बार लिखा हुआ ये भी नहीं है। तो असल में हमारे पास हो गया डी ऑप्शन करेक्ट है। 14.7 PSI जो 1 ATM के बराबर और 0 डिग्री सेल्सियस ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो गया। 118 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो वर्क हमारे पास जो है ना वो स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा है कि वर्क हमारे पास जो होता है, वर्क इज एक्चुअली, जो वर्क हमारे पास होता है दिस इज पाथ फंक्शन। तो ये पाथ फंक्शन हमारे पास होता है। 119 है विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो इसमें से कौन स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेटामेरिज्म। चूंकि मेटामेरिज्म जो हमारे पास है
ये जो मेटामेरिज्म है दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है, ठीक है। 120 है फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस डैश। अब देखिए फॉर्मिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्शन किससे कर रहा है, अल्कोहल से कर रहा है, तो एसिडिफिकेशन रिएक्शन है, एस्टर बन जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज RCOO, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। 121 है के इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बिकॉज इट इज डैश। अब देखिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर किसके, के के बाद अगर हमारे पास जितने भी जो है वो रिएक्टेंट्स अगर इनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो गई तो हमारे पास R अपॉन कंसंट्रेशन हमारे पास 1 मोलर हो जाएगी। तो ये हमारे पास के कहलाता है, देन दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो रेट पर यूनिट कंसंट्रेशन, अगर यूनिट कंसंट्रेशन हमारे पास आ रही है तो उसका जो रेट है, तो रेट पर यूनिट कंसंट्रेशन को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। 122 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड ड्यू टू sp3s ओवरलैप इज या R डैश। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, तो CH3Cl, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे जो sp3s ओवरलैप से बनेंगे, तो ये sp3p इसको छोड़कर बाकी ये तीनों बॉन्ड हमारे पास sp3s से बन रहे हैं, तो हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा 3। 123 है व्हेन अ प्रेशर इज 1520 टोर द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी डैश। अब डेंसिटी बराबर किसकी होता है बेटा, PM/RT, ये फॉर्मूला है। प्रेशर 1520 टोर से मुराद कितना हो गया हमारे पास, 2 ATM हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय RT, तो ये हो जाएगा 64/RT, ये ऑप्शन करेक्ट, इजी। तो ये इसका आंसर हमारे पास हो गया बेटा 64/RT। 124 है विच इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब हमें पता है कि PV बराबर किसके होता है, nRT के। अब हमें कंसंट्रेशन बतानी है तो n/V बराबर किसके हो जाएगा, n/V, तो ये हो जाएगा हमारे पास P/RT के बराबर हो जाएगा, क्योंकि n/V हमारा कंसंट्रेशन हो गया, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये P/RT के बराबर आ गया, ए ऑप्शन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ n मोल्स ऑफ गैस। 125 है 50 ग्राम of magnesium is burned with 32 ग्राम of oxygen to form MgO amount of excess reagent left is dash। That's also simple बेटा, देखो कैसे करना है इसको है, ये हमारे पास Mg हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लिया। वैसे क्या हो रहा है कि 48 ग्राम से हमारे पास बन रहा है कितना भाई, 48 ग्राम हमारे पास 32 ग्राम से रिएक्शन करता है, तो जो भी MgO बन जाता है। लेकिन अब ये 32 ग्राम ही, लेकिन ये 50 ग्राम अगर ले लिया गया तो ये 2 ग्राम हमारे पास क्या होगा बेटा, बच जाएगा मैग्नीशियम, तो 2 ग्राम Mg हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा जो बच जाएगा, जबकि ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाएगा, सिंपल इज दैट। क्वेश्चन 126 है विच कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा कार्बोनाइल ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इसके अंदर एसिड हैलाइड तो है नहीं, तो एसिड हैलाइड अगर नहीं है तो सूरत में क्या होगा हमारे पास जो दैट इज एल्डिहाइड्स हैं, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ, और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होंगे। तो HCHO तो हमारे पास दिस इज एक्चुअली फॉर्मेल्डिहाइड, जो यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो बेटा केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके सामने सॉल्व किए और आपको एक्सप्लेन किया किस तरह से इसका आंसर आ रहा है। अब आते हैं हम इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ कि उसमें किस तरह के सवाल पूछे गए। पहले इंग्लिश सॉल्व करते हैं, चूँकि इंग्लिश भी आपको पता है मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब चैनल पर अपने। 163 है द बोर्ड विल अप्रूव द बजट ओनली आफ्टर द ऑडिटर वेरीफाइज द अकाउंट्स। द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस इज डैश। तो लिखा हुआ द बोर्ड विल अप्रूव द बजट ओनली आफ्टर द ऑडिटर वेरीफाइज द अकाउंट्स, तो ये हो जाएगा द बजट विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, इस तरह से। द बजट तो बी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर कि द बजट विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ओनली आफ्टर द अकाउंट्स आर वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। क्वेश्चन 164 है आइडेंटिफाई द सिमिली। तो सिमिली को आइडेंटिफाई करना है बेटा।
अब सिमिली कौन से क्या होती है बेटा, ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज है कि अगर लाइक के वर्ड के साथ या अगर एस के वर्ड के साथ अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिमिली। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। शी ट्रेम्बल लाइक अ लीफ इन द वाइंड, कि वो हवा में पत्ती की तरह वो कांपने लगी। लाइक का जो वर्ड है जिसने बताया कि ये हमारा क्या है भाई, सिमिली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 है, हिज lachrymose speech at the funeral moved everyone to tears. Choose the synonym for lachrymose। मतलब उसने जो इस तरह की स्पीच की जिससे हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब भी कोई ऐसी स्पीच थोड़ी गमगीन थी, तो लैक्रीमोस का मतलब हमारे पास क्या हो गया, वीपी, मतलब जिसको सुनकर रोना आए। 166 है, ही said will you listen to such a man, choose the most appropriate indirect speech conversion from the given action। नरेशन यहाँ पर आया है, कह रहे हैं कि he said will you listen to such a man, तो he asked, तो देखो टोल्ड तो होगा नहीं, तो सी तो ऐसे ही कट गया। आस्क्ड ऑफ देम तो होगा नहीं, ए भी कट गया। ही आस्क्ड देम टू तो होगा नहीं, आस्क्ड देम वेदर होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा। ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। 167 है, चूज द सेंटेंस इन विच ओनली इंडिकेट्स दैट जमीला वाज द ओनली पर्सन हु स्पोक अबाउट हर टायर्डनेस। एक ऐसा सेंटेंस निकालें जिसमें ये साबित हो रहा हो कि जमीला वॉज द ओनली पर्सन, जमीला वाहिद वो शख्स थी जिसने अपनी थकन के बारे में बताया था। ए ऑप्शन है, ओनली जमीला सेड शी वॉज टायर्ड। बिल्कुल सही है कि सिर्फ जमीला ने कहा कि वो थकी हुई थी। तो यहाँ ओनली जब जमीला से पहले लगा तो उसका मतलब जमीला वाहिद है जो ये कह रही है कि वो थकी हुई है। अच्छा, बी देखेंगे तो जमीला ओनली सेड शी वॉज टायर्ड, कि जमीला ने सिर्फ जो एक बात बोली वो ये बात, इसका मतलब ये है। सी, जमीला सेड ओनली शी वॉज टायर्ड। यहाँ क्या पता लग रहा है कि जमीला कह रही है कि सिर्फ वही थकी हुई है, बाकी कोई थका हुआ नहीं है। डी है, जमीला सेड शी वॉज ओनली टायर्ड, कि जमीला ने कहा कि वो सिर्फ थकी हुई है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन हो गया कि जमीला वाहिद है जो खुद बता रही है कि वाहिद पर्सनैलिटी है जो बता रही है कि वो थकी हुई है। 168 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द न्यू पॉलिसी एम्स टू एट रिड्यूस वेस्ट टू प्रोमोट रिसाइकलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग सिटीजन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, दिस बिलोंग्स टू पैरालेलिज्म। पैरालेलिज्म के अकॉर्डिंग है, तो इसका हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा। द न्यू पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस वेस्ट, प्रोमोट रिसाइकलिंग एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग सिटीजन। अदर बाकी सब में आप देखेंगे ना, तो जो स्ट्रक्चर है वो पैरेलल नहीं है, बल्कि जो है वो एम्बिगियस टाइप का चल रहा है। जैसे टू रिड्यूस वेस्ट, टू प्रोमोट रिसाइकलिंग, अब क्रिएटिंग, अभी क्रिएटिंग यहाँ नहीं होना चाहिए था। टू रिड्यूसिंग वेस्ट, प्रोमोटिंग रिसाइकिल, अब यहाँ टू आया तो यहाँ पे भी टू आना चाहिए था। तो ये सब इसमें गलतियाँ हैं। 169 है, द पर्पज ऑफ यूजिंग एक्सेजरेटेड लैंग्वेज इन पैरोडीज डैश। पैरोडी में एक्सेजरेटेड लैंग्वेज को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बयान करते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें होगा, टू क्रिटिसाइज सोसाइटल नॉर्म्स, ताकि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं हम उसको क्रिटिसाइज कर सकें, उसको तनकीद कर सकें। 170 है, चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट स्पेलिंग। इसमें जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो डी ऑप्शन में, पैराग्मेटिक। चूंकि ये इनकरेक्ट स्पेलिंग है, रीजन क्या है कि इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास होती है वो डिफरेंट है, वो PRAG करके होगी हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रैग्मेटिक की स्पेलिंग जो करेक्ट है वो डेट इज PRAGMATIC। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्रैग्मेटिक। 171 है, ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डैश। अच्छा, अंडरलाइन सेंटेंस यहाँ पर ना विदाउट एनी केयर, ये अंडरलाइन था। ठीक है, तो विदाउट एनी केयर, बिना किसी केयर किए, तो ये आप मैनर की बात करें कि काम कैसे किया गया, तो ये एडवर्ब फ्रेज हमारे पास है जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर हमने यूज किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास ए हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज।
तो बेटे इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं 172 से 180 तक। तो 172 है स्पाइंग एजेंट कोडेड पावर एट क्यू एक्स पी एफ एक्स एफ एस यूजिंग दिस पैटर्न व्हाट विल बी द कोड फॉर जी यू एन ई डी। अब देखिए पी, अब क्या कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट बढ़ा रहे हैं। जैसे पी है तो यहाँ क्यू आ गया, ओ है तो यहाँ पर पी आ गया, क्यू डब्ल्यू है तो एक्स आ गया, ई है तो एफ आ गया। अब जी है तो जी के बाद एच आएगा, यू के बाद वी आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ई के बाद एफ आएगा, डी के बाद ई आएगा, एच वी ओ एफ ई जिसको हम कह देंगे एच वी ओ एफ ई हो जाएगा हमारे पास। दोबारा से देखते हैं। पी है पी क्यू ओ पी डब्ल्यू एक्स ई एफ आर एस। ओके, जी के बाद एच आ गया, यू के बाद वी आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ई के बाद एफ आएगा, डी के बाद ई, एच वी ओ एफ ई। तो आई थिंक कोई भी ऑप्शन यहाँ करेक्ट नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, तो ये करेक्ट आंसर हमारे पास है। ठीक है। 173 a new virus is spreading rapidly in the city. The government should impose temporary travel restrictions. What is true about this course of action? तो देख नया वायरस जो है शहर में फैल रहा है तो गवर्नमेंट को ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज कर देनी चाहिए। इस कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में क्या बात सही है? ए है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हेल्प कंट्रोल द वायरस स्प्रेड। यस, बिल्कुल सही, ऐसा ही है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो होंगी तो उससे वायरस के फैलने से वो वायरस का फैलना कम से कम होगा। बी है द गवर्नमेंट शुड प्रोमोट ट्रैवल टू सपोर्ट द इकोनॉमी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि दैट सी बात है कि इकोनॉमी तो मजबूत हो जाएगी लेकिन वायरस दुनिया में फैल जाएगा। सी है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस डू नॉट अफेक्ट वायरस ट्रांसमिशन। ऐसा भी नहीं है, बल्कि इफेक्ट इसका होता है, दैट्स ऑब्वियस। डी है पीपल शुड डिसरिगार्ड गवर्नमेंट एडवाइस। तो ये भी ऐसा नहीं है कि लोगों को हुकूमत की नसीहत नहीं माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए। 174 है टैंक कैन होल्ड 240 लीटर्स ऑफ वाटर। Currently, water is filled to 1/3 of its capacity. How much more water can it hold? अब 240 है ना, अब 240 है तो कह रहे हैं कि 1/3 इसका फिल हो गया। तो 240 है, इसको हम डिवाइड बाय 3 जब हम करते हैं, जब हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 8 24 और 0 0 0 तो 80 हमारे पास आ गया। 80 इंटू 80, तो 80 को हम 3 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा 3 टाइम्स हो गया। तो कह रहे हैं कि अभी 1/3 से इतना से भरा हुआ है तो 160 जो 160 लीटर्स और इसमें ऐड किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 160 लीटर्स। 175 है MnOPQS। अब इसको जरा मैं चेक कर लूं, MnOPQ के बाद S आ रहा है कि आ रहेगा? ठीक है बेटा, तो ये सवाल में मसला था, ये है MnP, ये इस तरह से नहीं आया था बल्कि MnPQS इस तरह से था। देखिए M के बाद N आया, Mn, उसके बाद O स्किप हो गया, O स्किप हो गया, उसके बाद P के बाद Q आया, फिर R स्किप हो गया, फिर S। अब S के बाद जाहिर सी बात है T आएगा, मतलब Mn, फिर O गया, फिर PQ, फिर R आएगा, फिर ST होगा, S के फौरन बाद T आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A ऑप्शन हो जाएगा। 176 इफ आमना इज ओल्डर देन मुनीब। अगर आमना जो है वो मुनीब से बड़ी है, मतलब आमना को हमने ऊपर रख दिया और मुनीब को हमने नीचे रख दिया, एंड मुनीब इज यंगर देन जाफर, और मुनीब छोटा है, यंगर मतलब छोटा जाफर से है, तो ये जाफर यहाँ आ गया दोनों के बीच में। देन आमना इज डैश, तो आमना के बारे में क्या कहा जा सकता है? आमना इज ओल्डर देन जाफर, बिल्कुल ऐसा ही है। आमना इज यंगर देन जाफर, नो। आमना एंड जाफर आर द सेम एज। आमना एंड जाफर आर द सेम एज। देर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू से। कह रहे कि अगर आमना ज्यादा बड़ी है मुनीब से और मुनीब जो है वो छोटा है जाफर से, तो आमना और जाफर के बारे में क्या कहा जा सकता है?
और जब कंफर्म नहीं है कि आमना बड़ी होगी जाफर से, सेम एज के भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, दोनों सूरतें हैं। तो इसका आई थिंक ये सी डी ऑप्शन हो जाएगा। देर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू से, हम कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है। 177 है ऑल मेलन्स आर एप्पल। तो ये डायग्राम बन जाएगी उसमें। तो ये सारे के सारे हमारे पास ये एप्पल हैं। तो ऑल मेलन एप्पल, तो इसके अंदर हमने बना दिया मेलन। जितनी भी मेलन है वो सारे के सारे एप्पल हैं। नो एप्पल्स आर मैंगो, और कोई भी एप्पल हमारे पास मैंगो नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया मैंगो। तो ए कंक्लूजन मैंने ऑल मेलन्स आर मैंगोस, सारे मेलन्स जो है वो मैंगोज होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑल एप्पल्स आर नॉट मैंगो, सारे एप्पल मैंगो नहीं है, बिल्कुल सही। सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो होगा। वन 178 है इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर पी इज द फादर ऑफ क्यू। अच्छा, ये फैमिली ट्री है, एक फैमिली है 6 मेंबर की, पी इज द फादर ऑफ क्यू। पी जो है वो फादर किसके हैं, क्यू के हैं। तो क्यू नीचे आ गई उसके, ठीक है। आर इज द मदर ऑफ क्यू, आर जो है वो मदर है क्यू की, मतलब पी प्लस क्यू है, पी प्लस आर है, ठीक है। उनके इनका जो औलाद है वो क्यू है, ठीक है, ओके। आर इज द मदर ऑफ क्यू। एस इज द सिस्टर ऑफ क्यू, और एस इज द सिस्टर ऑफ क्यू, मतलब इनकी और भी औलाद है, क्यू है और इसके अलावा जो है वो एस है। क्यू इज द एस ना के, एस इज द सिस्टर ऑफ क्यू। टी इज द ब्रदर ऑफ पी। अब टी जो है वो ब्रदर किसका है भाई, पी का भाई है टी। हु इज अंकल ऑफ क्यू, क्यू का अंकल कौन हुआ, तो क्यू का अंकल हमारे पास टी हो गया, सिंपल इज दैट। 179 इफ ए इज द मदर ऑफ बी, अगर ए जो है वो मदर है किसकी भाई, बी की, एंड सी इज द चाइल्ड ऑफ बी, और सी जो है वो बी का चाइल्ड है, तो ए और सी के बीच रिलेशन क्या हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स का, बी ऑप्शन ग्रैंड मदर। लास्ट क्वेश्चन है 180 विच नंबर कम्स इन द मिसिंग प्लेस। अब देखिए 120, 119, 117, मतलब पहले एक कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, अब 5 कम होगा। तो 110 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे दैट विल बी 95। तो बेटा ये हमारे पास सारे जो है वो पास्ट जो है वो पेपर जो आज हुआ है एमडी कैट का, इसकी केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं आपको। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। आपके आंसर कीज भी अब आ चुके हैं, और इंशाल्लाह आप तमाम बच्चे जो हैं वो अपनी ड्रीम फील्ड एमबीबीएस को अचीव करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।